नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। ये देख के आप आए होंगे कि बिना उत्तर जाने नंबर कैसे लाया जाए। देखिए, मैंने आपको कहा था कि आप सभी लोग अपनी मेंस की कॉपी भेज दीजिए। मैं देखता हूँ कि कमी क्या है। जो बेसिक कमी मेरे को समझ में आई, आप लोग क्या है ना कि प्री टाइप मेंस को भी लिखना चाहते हैं। जैसे कोई सवाल आया, वो अगर आपसे बनता है तब तो आप बना लेते हैं कि सवाल आया हड़प्पा के बारे में लिखिए, आपको पता है। लेकिन अगर सवाल आ गया ना कि मुगल काल के विदेशी व्यापार के बारे में लिखिए, आप शून्य हो जाते हैं कि मैं तो ये पढ़ा ही नहीं। अगर आपसे पूछा कि मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था लिखिए, आपको लगेगा मैं पढ़ा ही नहीं। अगर आपसे पूछा कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि ने क्या लिखा है उस समय के बारे में, आपको लगेगा मैं पढ़ा ही नहीं। ऐसे अलग अलग सवाल, मेगास्थनीज ने क्या लिखा है, आपको लगेगा मैं पढ़ा ही नहीं। और उसको फिर आप नहीं लिख पाते या कुछ भी लिखते हैं। इस सीरीज़ में मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा कि ऐसे सवाल जो हमसे नहीं बनते, जो हम पहली बार वहीं एग्ज़ाम हॉल में देखते हैं, उनको कैसे लिखा जाए कि एग्ज़ामिनर को समझ में भी नहीं आए कि आपको पता नहीं है और आपको नंबर भी मिल जाए। देखिए, मेंस जो है ना, पूरा पूरा साइकोलॉजी का खेल है। मेंस में नंबर पाना मैंने कई वीडियो में आपको कहा है। और अब ये मेरा और जो ये सोच है वो और ज़्यादा विश्वस्त हुई है और ज़्यादा बढ़ी, इसलिए क्योंकि अब हम लोग भी कापी चेक करते हैं बच्चों की, और ये समझ में आता है कि कोई सेम चीज़ है, कोई बच्चा एक अलग तरीके से लिखा, दूसरा अलग तरीके से लिखा, तीसरा अलग तरीके से लिखा, और एक साइकोलॉजी है कि हम लोग तीसरे बच्चे को ज़्यादा नंबर दे देते हैं। उदाहरण मैं बताता हूँ। अगर आपसे पूछा सवाल कि आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए, ऐसे आर्थिक स्थिति पूछ लिया जिसके बारे में हमको पता ही नहीं। चलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सातवाहन कालीन आर्थिक स्थिति, वो हम कभी नहीं पढ़े हैं। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ। कहीं की भी आर्थिक स्थिति पूछे, पहले आप बोल दो कृषि, कि वहाँ कृषि होती थी। कृषि तो हर जगह होगी ना, वहाँ कृषि होती थी, राज्य उससे कर लेता था, उसी से राजकाज चलता था। दूसरा बता दो पशुपालन, जानवर हर जगह होंगे, पशुपालन होता था और उसके आधार पे राज्य चलता था। ज़्यादा बड़ा लिखना है तो पशुओं का नाम लिख दो। उसके बाद आप लिख दो व्यापार, व्यापार तो होगा ही, व्यापार होता था। व्यापार भी आंतरिक भी होता था और बाह्य व्यापार भी होता था। बहुत है तो थोड़ा सा लिख दो कि ये आयात होता था, ये निर्यात होता था। फिर आप थोड़ा सा लिख दो कि कौन कौन से जो कारीगर थे उनके बारे में लिख दो। फिर टैक्स के बारे में लिख दो कि अलग अलग प्रकार के टैक्स थे, ऐसा था वैसा था। तो ये जो तरीका है ना, उसके बाद आप थोड़ा सा और लिखना है तो मुद्रा के बारे में लिख दो कि मुद्रा प्रचलित थी, उसी से व्यापार होता था। तो कहीं की भी आर्थिक स्थिति है, ये आप इस फॉर्मेट में लिखे, आपका काम हो गया। आपको नहीं पता था उसके बारे में कुछ, लेकिन इन बिंदुओं में आप लिख के नंबर पा सकते हैं। मान लीजिए एक और मैं बताता हूँ। जैसे आपसे पूछा कि किसी का भी कोई राजकवि है, जैसे आपसे पूछा कि कल्हड़ ने राज तरंगणी में क्या लिखा है, आपको नहीं पता, या बाणभट्ट ने क्या लिखा है, हर्षवर्धन के काल का कवि था। अब आप कोई भी व्यक्ति है क्या लिखेगा, पहला लिखेगा राजनीतिक स्थिति, वो बताएगा कि ये राजा था, उसके समय और अन्य ये राजा थे, सभी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता था, जो भी लिखेगा। फिर बताएगा आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति में यही बताएगा ना कि व्यापार होता था, वाणिज्य होता था, कृषि होती थी, उद्योग होते थे। उसके बाद बताएगा सामाजिक स्थिति, बताएगा कि समाज वर्णों में विभाजित था, ऐसा ऐसा था। फिर बताएगा धार्मिक स्थिति, बोलेगा कि अलग अलग धर्म थे। उसके बाद थोड़ा सा सांस्कृतिक बता सकता है कि त्यौहार मनाए जाते थे, पर्व मनाए जाते थे। तो बेसिक चीज़ है ना, ये तो आप किसी के भी बारे में लिख सकते हो। तो ऐसे आपको वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में दिमाग लगाना है। वही मैं इस वीडियो में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। इसका पहला पार्ट भी आप देखेंगे, उसमें भी हम लोगों ने वही काम किया है कि जो सवाल हमसे नहीं बनते उनको हम कैसे बनाएं वो बताने का प्रयास किया। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये पिछला वीडियो आपको रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, लेकिन फिर भी अगर मैं दिखाऊं आपको, देखिए पहला सवाल, जैसे हड़प्पाकालीन अन्नागार के बारे में आपको नहीं पता, आप क्या लिख दो कि अन्न रखने के लिए जो होता है वो अन्नागार होता है। अन्नागार कहाँ रहेगा, ऊंचे स्थान में रहेगा। किससे बनेगा, ईंट से बनेगा, सवाल खत्म। मध्यम मार्ग क्या है, किसी भी प्रकार के अति से बचना, ये तो आप पढ़े हो तो बन जाएगा। हर्षचरित में क्या लिखा गया है, पहला आप लिख दिए ऐतिहासिक महत्व की, हर्ष के काल का वर्णन है, युद्ध के बारे में, प्रशासन के बारे में, साहित्य के बारे में, कला के बारे में। लेखन शैली क्या है, काव्यात्मक है। सांस्कृतिक महत्व है कि उस समय की जीवन शैली को बताया। धार्मिक महत्व है, बौद्ध धर्म वेनसाम के बारे में बताया है
कोई भी कवि होगा तो उसका निगेटिव लिख देना कि बहुत खुल खुल के बड़ाई किया है। राजस्व कहाँ कहाँ से मिलेगा? लूट से मिलेगा, व्यापार से मिलेगा, खेती से मिलेगा। तो रिवेन्यू का पूछा था, तो मुख्य सोर्स क्या होगा? भू राजस्व। कहीं का भी पूछा, विदेशी व्यापार पे भी कर होगा, युद्ध से भी कर होगा, सड़कों में डकैती चोरी रोकने का प्रयास होगा। मतलब कोई भी राजा राजस्व कैसे वसूलेगा, रिवेन्यू कैसे वसूलेगा? एक तो कृषि से, विदेशी व्यापार से, युद्ध से, और उसके बाद डकैती रोकेगा। गुरु नानक का सामाजिक चिंतन ये तो पढ़ते हैं। अब प्रार्थना समाज के उद्देश्य ये भी पढ़ते हैं, लेकिन नहीं भी पता तो एक जाति होगा, एक धर्म होगा, एक महिला होगा, यही मेन पॉइंट होगा। फिर एक ब्रह्म होंगे। काकोरी केस पढ़े हैं हम। जैसे अब लॉर्ड कर्जन का पूछा कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम क्या है, ये कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन स्मारक में क्या करेगा वो? एक तो बोलेगा कि भाई आप संग्रहालय बनाओ, ऐसी जगह जहाँ दुर्लभ वस्तुओं को रखें, आप रिपेयर करो, रिस्टोर करो, प्रोटेक्ट करो जो एंशियंट मॉन्यूमेंट हैं। और रियासत को भी बोलेगा क्योंकि वो भी उनके अंडर में आती हैं। अब देखिए, मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता। हम बोलेंगे इंडिका लिखा, सेल्यूकस का राजदूत था, 7 जातियों के बारे में कहा, दास प्रथा नहीं थी। उसके बाद समाज के बारे में जो जो आपको बताना है बता सकते हो। विजयनगर का प्रांतीय प्रशासन लिखो। किसी का भी प्रांतीय प्रशासन है, क्या होगा? सबसे ऊपर साम्राज्य होगा, फिर राज्य होगा, फिर जिला होगा, फिर परगना होगा, फिर मेला ग्राम होगा, फिर ग्राम होगा मतलब गांव, फिर गांव से बड़ा, फिर परगना, इसको नाडु बोलते हैं, फिर वलनाडु बोलते हैं। प्रांत में कौन होगा? गवर्नर होगा, जनरली राज परिवार से होगा और शासन व्यवस्था बनाएगा। तो ऐसे हम जिस सवाल को नहीं भी जानते ना, टॉमस मुनरो और रेड की मद्रास भूमिकर व्यवस्था लिखवाया था। अब वहाँ कौन सी व्यवस्था थी मद्रास में? रैयतवाड़ी। अब रैयतवाड़ी के बारे में लिख दीजिए। तो ऐसे करके हमको जिस सवाल को हम नहीं भी जानते उस सवाल को भी लिखना है। तो ये पिछला वीडियो आप ध्यान से देख लीजिएगा। आप बोलोगे जल्दी जल्दी बता रहे भैया, उसको मैं बना चुका हूँ, बस मैं वो डेमो था इसलिए बता दिया उसको। अब देखिए 8 नंबर वाले सवाल ये आया है कि मुगल काल में विदेशी व्यापार की स्थिति पर प्रकाश डालिए। 100 में से 90 बच्चे कभी नहीं पढ़ते कि मुगल काल में विदेशी व्यापार कैसा था। लेकिन अब विदेशी व्यापार में क्या होगा? आप सोचो, मुगल काल में हम क्या क्या पढ़ते हैं? पहली चीज़ हम पढ़ते हैं कि मुगल काल के समय ही पुर्तगाली लोग आए, अंग्रेज आए, डच आए, इन लोग आए। दूसरा हम पढ़ते हैं उस समय भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे, मतलब भारत का जो व्यापार अधिशेष था वो ठीक ठाक था। तीसरी चीज़ हम पढ़ते हैं कि हम जो निर्यात करते थे वो क्या था? सूती का वस्त्र, रेशम का वस्त्र, मसाले। आयात क्या होता था? जनरली सोना चांदी वो वापस में देते थे। व्यापार किस किस रूट से हो सकता है? ये तो कॉमन चीज़ है, या तो समुद्र से होगा या तो फिर ज़मीन से होगा। अब आपको इतनी जानकारी सबको पता है जो भी थोड़ा भी तैयारी करता है। अब देखिए इतनी जानकारी से हम उत्तर कैसे लिखते हैं। और मैं कॉपी देख रहा था, बहुत लोग ने इसको छोड़ दिए बिल्कुल। भाई 8 नंबर का सवाल है, आप थोड़ा भी लिखोगे ना तो 3-4 तो मिलेगा। उसी का पूरा खेल है। हर सवाल में मैं तो बोलता हूँ आधा नंबर एक्स्ट्रा लाओ, यहाँ तो 3-4 मिल रहा है। देखिए, विश्व व्यापार में उस समय भारत सक्रिय रूप से स्थापित था। मेन केंद्र था विश्व व्यापार का। कहाँ से व्यापार करेगा? एशिया और यूरोप से करेगा। यूरोप से व्यापार किससे किससे करेगा? जो आए थे, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, डेनिस। सोना चांदी लाते थे वो, रेशम, सूती कपड़े, मसाला ले जाते थे, मतलब इनका निर्यात होता था। सूरत आप कई बार पढ़े होंगे, शिवाजी भी लूटते हैं, सब लूटे हैं, क्योंकि वह व्यापार का प्रमुख केंद्र था। समुद्र और ज़मीन के रास्ते व्यापार होता था। अब इसको अच्छी भाषा से कैसे लिखेंगे? पहला लिखेंगे कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। व्यापार संतुलन तो आप लोग पढ़े हो ना, कि पैसा हमारे यहाँ ज़्यादा आता था और आता ज़्यादा था, मतलब निर्यात हम ज़्यादा करते थे, आयात कम होता था, इसलिए हमारे पास अधिशेष था, इसीलिए हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। दूसरा पॉइंट हम बता देंगे, निर्यात किसका होता था? मलमल का होता था, सिल्क का होता था, सूती का होता था। और 17वीं सदी में जो टेक्सटाइल सेक्टर है ना, उसमें 1/4 हमारा था, 25% शेयर भारत का था। अगली चीज़ है कि आयात किसका करते थे? आयात किसका करेंगे? घोड़ा मंगा लेते थे इनसे, बंदूक मंगा लेते थे, बंदूक की वो मंगाते थे जो मसाला रहता था, सजाने की वस्तुएं मंगाते थे, मलमल मंगाते थे, ये सब का हम आयात करते थे।
किन किन देशों से करते थे, तो ये अंग्रेज देश बता दो, पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड, फिर अरब बता दो, चीन बता दो, जापान बता दो, फिर अपने पड़ोसी बता दो, नेपाल, भूटान। ट्रांसपोर्ट का माध्यम क्या था, एक तो पोर्ट था, पोर्ट कहाँ कहाँ होगा, ऐसे इसी में चित्र बना दिए कि इधर भी था, इस साइड भी था, यहाँ भी था। और लैंड रूट था, ये कहाँ से था, ऐसे था। पैटर्न में बदलाव लिख देंगे कि पहले क्या था, पुर्तगाली थे, सबको पता है, दबदबा था हिंद महासागर में, वो कार्टेल सिस्टम लेके आए। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई 17वीं शताब्दी में, उनका प्रभाव बढ़ने लगा। ये सबको पता है ना, इतने पॉइंट आप लिख दोगे, 5-6 पॉइंट, पूरा नंबर मिलेगा। तो ये समझना है आपको। अगला सवाल क्या है कि ये सवाल देखो, 1857 की क्रांति के स्वरूप पर आरसी मजूमदार और एसएन सेन के विचारों की समीक्षा कीजिए। अब ये सवाल ऐसा है कि थोड़ा तो पता रहना चाहिए, लेकिन आप जैसे प्री पढ़ते हो ना, तो आरसी मजूमदार का आपको कोट याद रहता है कि वो बोलते हैं कि ये तो ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, और ना स्वतंत्रता संग्राम था, 57 का जो विद्रोह था। लेकिन आप और अच्छे से पढ़ोगे तो वो ये मानते हैं कि हाँ, अंततः इससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। लेकिन ये कोट आप मजूमदार का लिख दीजिए। एसएन सेन का भी हम लोग याद करते हैं कि वो बोलते हैं कि सिपाही विद्रोह था, मुख्यतः सैन्य विद्रोह था, धार्मिक कारणों से शुरू हुआ और धीरे धीरे राजनीतिक रंग बदल लिया। ये विद्रोह तब बढ़ा जब मेरठ से सेना जो है वो दिल्ली जाती है और अपना नेता बहादुर शाह जफर को बनाती, ऐसा एसएन सेन का मानना। मतलब मुख्यतः ये सैन्य विद्रोह था और अन्य लोगों ने भी इसमें भाग लिया था, ऐसा वो मानते थे। अब हमको इसका देखिए, ये तो हम बता दिए कि ये दोनों बोले क्या हैं। सवाल क्या पूछा है, फिर से हम आएंगे। विचारों की समीक्षा करना है। अब जो ये बोले हैं ना, उसी को समीक्षा मतलब होता है उसका पोस्टमार्टम कर दो। अब हम किसी तीसरे को खड़े कर लेंगे। जैसे सावरकर के बारे में सब लोग पढ़ते हैं, विनायक दामोदर सावरकर बोलते हैं कि 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया सुनियोजित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम था। अब आप बोलोगे कि भाई इन लोग जो हैं, एक दो का नाम लिख देना, सावरकर, केसी पर्णिकर, जेसी विद्यालंकार, अशोक मेहता, एक दो नाम मैं इसलिए बता दिया कि ये आपको पता रहना चाहिए कि इन लोग मानते हैं कि ये भारतीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संघर्ष था, केवल सिपाहियों का संघर्ष नहीं था, लोगों का विद्रोह था, पीपल्स मूवमेंट था, और भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था। अब आप इसको समझाते जाओ। ये बोल रहे हैं कि ना तो प्रथम था, अब हम बोलेंगे कि भाई सुनियोजित तो प्रथम ही था ना, पहला ही था, उससे पहले ऐसे पूरे भारत में अखिल भारतीय लेवल में तो हुआ नहीं, इस बात को काटेंगे। ना ही राष्ट्रीय था, इसको फिर से समझाएंगे कि राष्ट्रीय कैसे नहीं था, पूरे भारत में विद्रोह हो रहा है। और ना ही यह स्वतंत्रता संग्राम था, तो इसको भी बोलेंगे कि उद्देश्य तो फाइनली स्वतंत्रता ही था, अंग्रेज जाएंगे तो स्वतंत्रता ही होगी। पहले इनके कथन को थोड़ा सा बता देंगे कि ये बोल रहे हैं कि प्रथम इसलिए नहीं था क्योंकि भाई इससे पहले भी हुए छोटे मोटे विद्रोह, राष्ट्रीय इसलिए नहीं था क्योंकि पूरे भारत ने भाग नहीं लिया, दक्षिण भारत भाग नहीं लिया, नेपाल भूटान नहीं लिया, सिख लोग भाग नहीं लिए। स्वतंत्रता संग्राम इसलिए नहीं था कि सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे, झांसी की रानी बोल रही थी झांसी नहीं दूंगी, नाना साहब अपने लिए लड़ रहे थे, कुंवर सिंह अपने लिए लड़ रहे थे, तो इसलिए ये ऐसा बोलते हैं। फिर हम समझाएंगे कि नहीं भाई, प्रथम भी था, राष्ट्रीय भी था और स्वतंत्रता संग्राम भी था, और हम नहीं बोल रहे हैं, ये चारों बोल रहे हैं। विनायक सावरकर का तो नाम ले ही सकते हैं। एसएन सेन ने सिपाही विद्रोह माना कि मुख्यतः सैन्य विद्रोह था। वो बोलते हैं कोई भी विद्रोह ना करते माइनॉरिटी ही हैं, अल्पसंख्यक लोग ही करते हैं, ऐसा नहीं होता कि सब लोग करते हैं। और मेजॉरिटी जो है बस वो देखती है उसको, मतलब वो जनरली भाग नहीं लेती, कभी कभी लेती है। तो ये माइनॉरिटी सैनिक थे, इन्हीं लोग भाग लिए, और बाद में फिर जो अन्य राजा आजा लोग हैं वो भाग लेने लगे। इसको भी हम समझाएंगे कि केवल सिपाही विद्रोह होता तो फिर बाकी जो जनता भाग ली, पूरा पूरा देश भाग लिया। ऐसा माना जाता है कि आधे इलाकों में अंग्रेज़ों को हम ख़त्म कर दिए थे, अंग्रेज मुंह छिपा के भाग रहे थे, तो सिपाही इतना तो नहीं कर पाएंगे ना। जनता जब तक साथ नहीं देगी सिपाहियों का, तब तक तो ये विद्रोह हो ही नहीं सकता। तो हम इनकी बात काटेंगे और इस सवाल को बनाएंगे। अगला सवाल है कि गुप्तकालीन भारत में शिक्षा और साहित्य के विकास की समीक्षा कीजिए। देखिए, शिक्षा हम लोग ऐसे पर्टिकुलर नहीं पढ़ते, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपके सिलेबस से आया है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि सिलेबस
क्योंकि सवाल ना सीधे सीधे सिलेबस से आते हैं। उसमें लिखा है गुप्त काल में शिक्षा, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। शिक्षा साहित्य पूछ लिया, अगले बार विज्ञान प्रौद्योगिकी पूछ लेगा। अब आपको नहीं भी पता तो आप क्या बोलोगे? पहला, उस समय शिक्षा क्या होती थी? एक तो हम बोलेंगे कि मुख्य केंद्र क्या क्या थे। पाटलिपुत्र राजधानी था, वल्लभी हो गया, उज्जैनी हो गया, काशी हो गया, मथुरा हो गया, यहाँ शिक्षा होती थी। और कोई आपको जगह याद आ जाए साउथ की तो लिख दो। इसके अलावा हम बार बार पढ़ते हैं ना कि इसी समय कुमारगुप्त के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो अब बता दो आप, नालंदा विश्वविद्यालय बना, विदेशी लोग भी यहाँ आते थे दूर दूर से, बौद्ध धर्म का प्रभाव था इसमें ज़्यादा, और भारत में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। अगला हम क्या बता सकते हैं कि शिक्षा में किसकी शिक्षा होगी? तो मेन धार्मिक शिक्षा थी, वेद, उपनिषद, पुराण। पुराण तो इस समय लिखे गए थे, लेकिन वेदों की, उपनिषदों की, वेदांत की, षड योग की, इनकी शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा इसी समय गणित के आर्यभट्ट, नाम भी लिखते जाएंगे, मैं तो ऐसे ही दे दिया। ज्योतिष के अपने लोग थे उस समय, चिकित्सा विज्ञान में अलग अलग लोग थे, तो इनकी भी शिक्षा खूब हो रही थी। शिक्षा का बोला जाता है कि वर्ण व्यवस्था, जैसे शिक्षा देने वाले कौन थे? ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था के अनुसार जैसे शूद्रों को बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं थे शिक्षा के, तो वर्ण व्यवस्था अपनी जगह थी। गिल्ड जो थी, जो व्यापारियों का समूह था, वो तकनीकी शिक्षा देते थे। मतलब जो जिस समूह के हैं ना, वो अपने लोगों को वो शिक्षा देते थे। तो ये भी एक पॉइंट हम लिख सकते हैं। अगर आपसे बोला कि साहित्य का क्या क्या विकास हुआ, साहित्य जो हम रटते हैं ना प्री में, वही लिखना है। जैसे पुराणों को अंतिम रूप दिया गया, स्मृतियों और सूत्रों पे भाष्य लिखे गए, संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ। शिक्षा में भी लिख सकते हैं कि संस्कृत भाषा मेन थी। अब आप रचनाएं लिख दो कि कालिदास की ऋतु संहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञानम शाकुंतलम, कुमार संभवम, विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, वाराह मिहिर, वृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, आर्यभट्ट, आर्यभट्टी, सूर्य सिद्धांत, विष्णु शर्मा, पंचतंत्र, कामंदक, नीतिसार, शूद्रक, मृच्छकटिकम। जो जो याद है आप लिख दो, और उसके बाद लिखो कि इस प्रकार साहित्यिक रूप से गुप्त काल, और शुरू में हम समझा देंगे कि इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल साहित्यिक रूप से बहुत शिक्षा साहित्य के रूप में अच्छा था। अगला सवाल है कि कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, उसका मूल्यांकन करना है। देखिए कैबिनेट मिशन क्या है। फरवरी 1946 में ब्रिटिश पीएम जो एटली थे, वो बोले कि भारतीय नेताओं से हमको अनौपचारिक बातचीत करना है, उसके लिए संसदीय दल भेजें। इसका नेतृत्व कौन करेगा? सर पैथिक लॉरेंस करेंगे, और सदस्य क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर होंगे। इसमें मेन जो प्रावधान क्या क्या थे, ये तो हम लोग जनरली पढ़ते ही हैं। पहली प्रावधान ये था कि जो पाकिस्तान वाले बोल रहे थे ना, पाकिस्तान पाकिस्तान, तो इन लोग उस मांग को अस्वीकृत कर दिए थे और बोले कि हम प्रांतों को 3 भाग में बांटेंगे। दूसरा, इन लोग बोले कि हम लोग अखिल भारतीय संघ का निर्माण करेंगे। अखिल भारतीय संघ में कौन कौन होगा? ब्रिटिश भारत जो है और देसी रियासत मिला के होंगे, वो जो बन नहीं पाया। इसके अलावा बोले कि केंद्रीय विषयों को छोड़ के बाकी सभी विषयों में प्रांत की स्वायत्तता होगी। मतलब क्योंकि उस समय प्रांतों पे ज़्यादा बल था ना, क्योंकि पाकिस्तान भी हमारे अंदर था, तो बोले प्रांतीय स्वायत्तता होगी, और अवशिष्ट शक्तियाँ भी जो अभी केंद्र के पास हैं वो प्रांतों के पास होंगी। 3 समूह कौन कौन से होंगे? समूह का होगा हिंदू बहुमत वाले 6 प्रांत। ये आप नहीं पढ़े हैं तो सुन लीजिए एक बार, क्योंकि जनरली हम लोग ना 40 के बाद वाली घटनाएं नहीं पढ़ते। हिंदू बहुमत वाले 6 प्रांत, खा में मुस्लिम बहुमत वाले 3 प्रांत, और गा में होगा बंगाल और असम। इसके अलावा इन लोग वो नहीं माने थे जो एडल्ट सफरेज की सब वोट डालेंगे, वो नहीं था। बोले प्रति 1 लाख जनसंख्या पे 1 सदस्य को हम अप्रत्यक्ष निर्वाचन कर देंगे, मतलब प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था। संघ की कार्यपालिका और विधायिका में ब्रिटिश भारत और रियासत दोनों के प्रतिनिधि थे। अब छत्तीसगढ़, यही चीज़ मैं बोला ना, छत्तीसगढ़ जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं ना कि हमारे यहाँ ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि भी गए और रियासतों के भी गए। इसके अलावा सांप्रदायिक जो मुद्दे हैं उसमें विधानमंडल में दोनों मुख्य संप्रदायों के प्रतिनिधि अलग अलग मत देंगे। सांप्रदायिक मुद्दे अगर कोई आ गया तो हिंदू अलग वोट देंगे, मुस्लिम अलग देंगे, और दोनों जब पास करेंगे तभी वो चीज़ हो पाएगी। और अगली चीज़ है कि कैबिनेट मिशन ने अंतरिम सरकार के गठन का सुझाव दिया कि एक सरकार बननी चाहिए जो कि अभी जब तक आज़ादी हमको नहीं मिलती तब तक वो ध्यान देगी, और उसके आधार पे अंतरिम सरकार बनी भी थी। तो ये कैबिनेट मिशन के अलग अलग प्रावधान हैं। तो देखिए ये कैबिनेट मिशन का जैसे सवाल है, ये मैं आपको स्पेसिफिक बता दिया क्योंकि
ये ऐसी चीज़ है ना कि इसमें अगर मैं कुछ आपको बताऊंगा ये सीधे सीधे हैं, इनमें बहुत स्कोप नहीं रहता। इनमें ये स्कोप है कि आप याद करिए उस समय का, आप ये याद करेंगे कि अच्छा प्रत्यक्ष निर्वाचन तो नहीं था, जैसे आपको इसके बारे में नहीं पता तो भी, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन रहा होगा। आपको ये भी पता है उस समय कि अंतरिम सरकार बनी, तो आप लिख दीजिए कि अंतरिम सरकार का गठन। आप ये भी लिख सकते हैं कि आने वाला भारत की आज़ादी का स्वरूप कैसा होगा, उसके लिए भेजा गया था। भारत को आज़ादी कैसे दी जाए, उसके लिए भेजा गया था। तो कुछ बेसिक चीज़ तो लिख ही सकते हो आप, जो आपको पता है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि असली खेल जो मेंस है उसमें ये नहीं होता कि आपसे कितना बनता है। देखिए, बनता जो बेसिक सवाल है ना वो सबसे बनते हैं। असली खेल होता है कि आप नंबर कैसे खींचते हैं। असली खेल है नंबर खींचना। कोई एक सवाल है, उसको कोई कुछ नहीं लिखा, कोई थोड़ा लिखा और कोई थोड़ा अच्छे से लिख दिया। मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूँ, कोई एक क्वेश्चन है जो 3 बच्चों को कुछ नहीं आता, ए को, बी को और सी को। ए उसको छोड़ दिया, उसको 0 मिलेगा। बी थोड़ा सा 1-2 लाइन लिखा, उसको मान लो 1 नंबर मिला। और सी अच्छे से लिख दिया और उसको 2 नंबर मिल गया। और फाइनली ऐसा 2-2 नंबर ला ला के सी ही सेलेक्ट होगा। तो हमको ये सीखना है कि जिस सवाल में हमसे कुछ नहीं बनता, देखिए आप अगर प्री क्वालिफाई किए हैं तो मेंस के जो भी सिलेबस है उनके बारे में आपको कुछ तो पता रहेगा। बस आपको ये सीखना है कि उसको लिखना कैसे, प्रेजेंट कैसे करना है। और जो भी चेकर होता है ना, उसकी साइकोलॉजी से खेलना कैसे है। मतलब हम भी कोई सवाल देखेंगे और मेगास्थनीज ने क्या क्या लिखा, सामाजिक आर्थिक जाति, ये वो देखे ना, तो हम लोग को लगता है अरे यार बढ़िया लिख दिया यार, नंबर दे देते हैं। फ्लो चार्ट बना दो ऐसा करके, कुछ ऐसा चार्ट बना दो, कुछ बादल वाले बना दो। मैं आपको एक वीडियो आप देखे भी होंगे, अच्छा उत्तर कैसे लिखें, उसमें हम लोग ये सब तरीके डिस्कस किए। पॉइंट में लिखना ज़रूरी है। और सबसे मेन चीज़ जिसको अब हम लोग ये नाम दे सकते हैं, साइकोलॉजी ऑफ तुक्का। मतलब तुक्के का की साइकोलॉजी, कि चेकर को ये समझ में ना आए कि मेरे से ये नहीं बनता, और वही मैं सोच के चेकर से नंबर कैसे खींचूं, नंबर कैसे चुराऊं, उसका ये खेल है मेंस। तो हम लोग आगे भी जो भी आपके सवाल हैं उनको लेते रहेंगे। ये सीरीज़ हमारी धीरे धीरे इसी आगे बढ़ते रहेगी, और इसमें हम आपको ये सिखाएंगे कि कोई सवाल जो बनता है वो तो बनाना ही है, जो नहीं बनता उसको कैसे अप्रोच करके अच्छे से बनाया जाए। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा। और जो भी आपकी दिक्कतें हैं, डाउट हैं, वो भी पूछिएगा। और ये कर देते हैं ना कमेंट तो मज़ा आता है यार। मतलब मज़ा इस हिसाब से आता है कि अच्छा लगता है और ऊर्जा मिलती बनाने के लिए वीडियो। आपको भी पता है हर कोई व्यस्त है, तो ऐसा मिलता है ना कमेंट। घर वाले भी बोलते हैं अरे बना यार वीडियो बना, अच्छे कमेंट आ रहे हैं, बच्चे चाहते हैं देखना, तो फिर मन करता है वो। तो आप लोग कमेंट भी करते रहा करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।